आपको हर किसी ने बोला होगा जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करो तो पहले सिलेबस को डिटेल एनालिसिस देखो। अब डिटेल एनालिसिस आप देखोगे तो कहां से देखोगे? यूपीएससी की नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन है लेकिन डिटेल नहीं है। तो आज वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक पेपर के। जानेंगे कि आपका प्री और मेंस के बीच में क्या सिलेबस का डिफरेंस होता है, कैसे टॉपिक को टैकल करना होता है। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। ओके, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में होगा। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, 2 पेपर होते हैं। 2 वाले को हम सी सेट के नाम से जानते हैं, पेपर 2 जो होगा आपका उसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं। When it comes to the मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम में आपके टोटल में 9 पेपर होंगे, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो आप चूज करोगे अपने हिसाब से। जैसे मोस्टली लोग अगर हिंदी चूज कर रहे हैं, आप उड़िया चूज करो, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे उस हिसाब से आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एसे राइटिंग का पेपर होगा, 4 जनरल स्टडी के पेपर होंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके पेपर 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो फिजिकल और आपका इंडियन ज्योग्राफी 2 पेपर में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम के दोनों पेपर का क्या सिलेबस है और ये जो आपके पेपर होने वाले हैं मेंस में उनका क्या सिलेबस है, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी ने बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा ही मेंस एग्जाम के अंदर है, सब्जेक्ट लिखा तो कुछ टॉपिक लिखे, फिर सब टॉपिक नहीं बताए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कंबाइंडली सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से सब टॉपिक हो सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्री के अंदर आपका मॉर्निंग पेपर जीएस 1 होता है एंड देन आपका जनरल स्टडी का सेकंड पेपर जो कि सी सेट कहलाता है वो आपका सेकंड पेपर होता है। जीएस 1 की जब मैं बात करता हूं तो यूपीएससी ने ये चीजें यहां मेंशन की हुई है। आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कोई भी ऐसा इवेंट हो गया, मान लो कोई ऐसी लेक है जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, धीरे धीरे आप क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो श्रिंक हो गई, आपको लोकेशन पूछ लेगा। ठीक है ना, या फिर आप कहीं पे ऐसी लेक है जहां पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है, आपसे वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब एक ऐसा इवेंट, या फिर कोई ब्रिक्स समिट हो गई है, किसी कंट्री के बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक ऐसा मैटर जो कि नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, उससे पूछा जा सकता है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की नेशनल मूवमेंट कि क्या इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे, किस किस तरीके से रहे हैं, और इंडिया के अंदर आपका नेशनल मूवमेंट की लहर कैसे फैली, कैसे हम आजाद हुए, ये सारा प्रोसेस जो है यहां से पूछा जा सकता है। ऐसे ही ज्योग्राफी आता है, इंडिया की और वर्ल्ड की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पूछी जा सकती है। अर्थ की फॉर्मेशन पूछेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पार्ट को। अर्थ की फॉर्मेशन को पूछ लेंगे, है ना, क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा जाएगा, ओशियन की टोपोग्राफी के बारे में, ओशियन करंट मूवमेंट, ओशियन वाटर मूवमेंट, इन सब के बारे में डिटेल पूछा जा सकता है। फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर बात आती है। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। हालांकि सर गवर्नेंस तो एक्चुअली अगर मैं लिटरली बात करता हूं तो मींस के अंदर आता है, बट प्री के सिलेबस में जब आप पीडीएफ देखोगे तो वहां पे लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और गवर्नेंस से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कम आते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इंटरपाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास डेवलपमेंट जो है आपके लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ये सब के बारे में क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे बात आती है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि आपका इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी कैसा है, इक्वलिटी है या नहीं है, डेमोग्राफी किस लेवल पे काम कर रही है, सोशल सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई की पॉलिसीज, ये सब चीजें आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। फिर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं हम, है ना, ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे लेजिस्लेशंस के बारे में आइडियली बात करते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन देते हैं। एंड देन इट कम्स टू द जनरल साइंस, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल,
ठीक है, हालांकि वहां जनरल साइंस ही लिखा है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है बजाय कि जनरल साइंस के, वो भी कवर किया जाता है। और इवन जो यूपीएससी ने नहीं मेंशन किया है उसमें मैं बोलूंगा मिसलेनियस चीजें, जैसे कि पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन ये नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, तो हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके केस में अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने लग गए। तो ये कुछ पार्ट जो है फ्रेगमेंटेड हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। और जो पेपर 2 होगा उसमें ब्रॉडली क्या पूछा जाता है, मतलब जो सी सेट का पेपर है आपका, उसमें ब्रॉडली क्या पूछा जा रहा है, तो कॉम्प्रीहेंशन पूछे जा रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके ऊपर बात की जाती है। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कॉम्प्रीहेंशन जैसे दिस टाइम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक न्यूमेरेसी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैग्नीट्यूड, रिलेशन, एक्स का वाई से, वाई का ए से, ए फ्लोर पे यहां रहता है, ये सब पूछे जा सकते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पूछे जा सकते हैं, राइट। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। और अब जब मेंस पे आते हैं तो यूपीएससी क्या कहता है कि क्या मेंस में यही सब्जेक्ट वापस से रिपीट हो जाते हैं, तो यूपीएससी ने एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ो। द मेंस एग्जामिनेशन क्या लिखता है यूपीएससी अपने उसमें, द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना, रादर देन द मेसली ऑफ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और द मेमोरी। सिर्फ इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल, मेमोरी गेम, इसका सवाल नहीं होता मेंस में। मेंस में सवाल है आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ कितनी है। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक टाइम हुआ करता था जब यूपीएससी के अंदर मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाते थे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिफाइन करो, लेकिन अब ऐसे आता है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनसे पीपल्स की वल्नरेबिलिटी कैसे इंपैक्ट हो रही है। आप समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल डेप्थ है कि आपने टॉपिक पढ़ा, फिर आपने लोगों के बारे में सोचा, और एक्चुअल काम एक सिविल सर्वेंट का यही होता है, इसलिए वो बोलते हैं कि आप लोगों के बारे में सोचो, जो आप पढ़ रहे हो उससे पीपल की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से आप इंटररिलेशन बनाओ। अब इसके अंदर क्या होगा, टोटल में कितने पेपर होंगे आपके, 9, जिसमें से 2 लैंग्वेज के पेपर जो है, वन इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनदर इज द इंडियन लैंग्वेज, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका स्कोर आपके फाइनल स्कोर के अंदर ऑल्दो काउंट नहीं होगा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट वन, है ना। और इनका अप्रोक्सीमेटली सिलेबस सेम होता है। इंडियन लैंग्वेज के अंदर एक कॉलम बढ़ जाता है, मैं बताऊंगा अभी कि क्या कॉलम बढ़ जाता है। यहां पे अगर 4 कॉलम देखने को मिल रहे हैं सब पार्ट्स में, तो यहां पे एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है, वो बताऊंगा मैं क्या हो जाता है। फिर आपका एक एसए का पेपर होता है, देन जनरल स्टडी का GS1, GS2, GS3 एंड GS4, एंड देन अल्टीमेटली आपका ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 आता है। एक एक केयर करके हम सब पेपर्स के अंदर जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके जो सब टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर हो रहा है सबके लिए है, उसके बारे में बात करूंगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा मैंने बताया कि 4 चीजें इंपॉर्टेंटली चेक होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, पैसिव राइटिंग, वोकैबुलरी का यूजेस, और आपका शॉर्ट एसे वगैरह आपसे लिखवा लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप कोई इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, लिस्ट गिवन है, उसमें से आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। जब आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें चारों चीजें तो वही आ जाती हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज और वाइस वर्सा। कि मान लो आपने हिंदी चूज कर लिया, तो आपको इंग्लिश का कोई पैराग्राफ दे दिया और बोला हिंदी में कन्वर्ट करो, या हिंदी दे दिया और इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया ना, है ना। ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है आपसे वो यहां पे इंडियन लैंग्वेज के अंदर पूछा जाता है। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, क्वालिफाइंग इन नेचर हो गए। अब क्या करते हैं हम, अब नेक्स्ट जो मूव करते हैं हम वो होता है एसए सिलेबस। यूपीएससी ने एसए सिलेबस के लिए एक प्यारी सी लाइन अगेन लिखी हुई, क्या लिखा, ऐसे जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स पे हो सकता है, और कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि जो भी टॉपिक पूछा जाए वो क्या हो, अपने जो आइडिया हैं वो एक ऑर्डरली फैशन के अंदर अरेंज करें, ठीक है, कंसाइजली राइट करें, और जो भी आपका एक्सप्रेशंस होंगे जो एसे के हिसाब से हैं वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आप कहीं और मत चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो एसे पूछा जा रहा है आप उसी के अंदर आंसर दो। यूपीएससी ने तो इतना ही लिखा है। अब थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं कि एक्चुअली यूपीएससी ऐसे किस किस टाइप के पूछता है।
किन किन एरियाज से ऐसे आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, 1000 to 1200 वर्ड्स के अंदर अपना ऐसे डिपेंडिंग लिखना है। 2 सेक्शन होते हैं आपके पास, मैं आपको एक दिखाता हूं। जैसे सेक्शन, जैसे ये ए है, ठीक है, ऐसे का, तो आपको इसमें से एक ऐसे लिखना होता है। ऐसी सेक्शन बी होगा, एक चूज कर लोगे, ऐसे लिखना होगा। जैसे कितना ब्रॉड टॉपिक पूछा जाता है। जैसे थर्ड आपने देखो, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। हैप्पीनेस की तरफ जाता हुआ कोई पाथ नहीं है, हैप्पीनेस खुद ही एक पाथ है। अब इसकी इतनी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन बनती है कि अगर हम एक रूम में 5 लोग भी बैठे हो ना, तो पांचों लोग इस चीज के बारे में अपने अपने एंगल से सोच रहे होंगे, ठीक है। पांचों लोगों की हैप्पीनेस इज नॉट अ पाथ, ठीक है ना। सॉरी, देयर इज नो पाथ टू द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ पाथ, है ना। मे बी समवन इज थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि मेरा एग्जाम है और एग्जाम को क्वालिफाई करना मेरी हैप्पीनेस है। लेकिन आपको क्या समझना पड़ेगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना आपकी हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस तो ये है कि आप हर रोज मेहनत कर रहे हो और खुश हो उस मेहनत से, आपको बर्डन नहीं लग रहा वो मेहनत, आपको लग रहा है कि ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा और मैं करता चला जाऊंगा, तो आप अपने आप ही उस गोल पे भी पहुंच जाओगे। तो हैप्पीनेस के लिए कोई पाथ नहीं बनाना, बना क्या, हैप्पीनेस खुद ही एक पाथ बन गया। आप खुश हो तो आप करते चले जाओगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही फॉरेस्ट प्रीसीड द सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो देम। सिविलाइजेशन जो है, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो अब आप इसको कैसे भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। आप ऐसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स के आने के बाद हम ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर हम उसको डेजर्ट बना देते हैं। या फिर आप नेचर के हिसाब से भी बात कर सकते हो कि नेचर जो है वो तो हमें बहुत कुछ देती है, हम नेचर को बदले में कुछ भी नहीं देते, राइट। तो आप उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हिसाब से रख सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, हमारी सोसाइटी प्यार दुलार, कोई जजमेंट नहीं, सब कोई प्यार कर रहे होते हैं, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको हर कोई ऐसे सोचता है कि ये मेरे लिए ये नहीं करता है, इसकी जिम्मेवारी ये बनती है, समाज के लिए इसका ये बनता है। तो वो क्या हुआ, उसका एकदम से जो प्यार था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, जो पहले फॉरेस्ट था। समझ रहे हो, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारी बन सकती हैं, तो आपको ऐसे इसी तरीके से समझना पड़ेगा। तो ऐसे मेजरली क्या होता है, किस किस टॉपिक पे, कोई फिलोसॉफिकल या एथिक्स के टॉपिक पे पूछ लिया जाता है। कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है, जेंडर डिस्पैरिटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसके ऊपर आपका ऐसे पूछ लिया जाता है। या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ऐसे पूछ लिया जाए, टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे पूछ लिया जाए, आपके हिस्ट्री या कल्चर को उठा के ऐसे पूछ लिया जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनके ऊपर ऐसे, जैसे टेक्नोलॉजी एआई आया, पूछा जा सकता है जैसे 2025 में कि एआई का हमारी सोसाइटल इंपैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये होगा। फिर आता है जनरल स्टडी का पेपर 1, जिसके अंदर क्या होगा, कल्चर एंड हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक एक सब्जेक्ट के देखते हैं कि क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हमने देखा, तो इंडियन हेरिटेज कल्चर में क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे। तो इंडियन हेरिटेज कल्चर में हम भाई अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। इंडियन हेरिटेज कल्चर में हम लिटरेचर के बारे में बात कर सकते हैं। लिटरेचर का मतलब कोई भी एंशियंट टू मॉडर्न लिटरेचर जो रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आर्किटेक्चर्स के बारे में, स्तूपास, मॉन्यूमेंट, टेम्पल, चर्च, इन सब चीजों के बारे में बात की जा सकती है। दूसरा पार्ट क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी मैं इसको और भी ब्रीफ करूंगा, ठीक है ना, अभी इसको हम और ब्रीफ करेंगे। दूसरा पार्ट क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस चारों चीजें आ जाती हैं। कि इंडिया का हम स्ट्रगल देखेंगे, एंशियंट और मेडिवल टाइम पे क्या था, 1757 आपका प्लासी की बैटल से लेके 1947 में क्या रहा, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर क्या रहा, वो सारे स्ट्रगल हम इसके ऊपर बात करते हैं। देन कम्स टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री,
वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हो, आप वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हो, आप कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, आप यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हो, ये सब चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आती हैं। आप नाजिज्म के बारे में पढ़ते हो, फासिज्म के बारे में पढ़ते हो, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। फिर आपका यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी बात थी, तो सैलिएंट फीचर इंडियन सोसाइटी के कैसे, पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो क्यों है, हमारी इनइक्वालिटी है तो क्यों है, जेंडर डिस्पैरिटी क्यों है, ये सब हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हमारे पास इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या कहती है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है, क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ये सब सोसाइटी के एस्पेक्ट। देन इट कम्स टू कि आपका ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, रिसोर्स, आपके इंडियन ज्योग्राफी, ये सब पार्ट हो सकते हैं। एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले था आपका कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा बेसिकली, देखो ये कल्चर के अंदर आप पेंटिंग्स के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। मोरल पेंटिंग्स पढ़ते हैं, मिनिएचर पढ़ते हैं, मुगल्स टाइम पे क्या था, राजपूताना टाइम पे क्या रहा था, आपकी पहाड़ी पेंटिंग्स कैसी थी, ये सब चीजें हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डांसेस पढ़ सकते हैं हम इंडिया के अंदर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस है, क्लासिकल है, फोक डांस है, मॉडर्न डांसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कल्चर में हम पपेट्री के बारे में भी पढ़ सकते हैं। कल्चर के अंदर हम पोएट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, ड्रामा थिएटर के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में, और मैंने सब मेंशन की हुई है कि कौन से आर्ट, बेसिकली ड्रामा, थिएटर, ये सब आपको पढ़ने चाहिए। इसके अलावा विजुअल आर्ट्स के ऊपर स्कल्पचर्स पे बात कर सकते हैं। पोस्ट मॉरियन में क्या था, जैन टाइम पे, बुद्धिस्ट टाइम पे, गुप्ताज टाइम पे, मॉडर्न इंडिया में किस टाइप के स्कल्पचर्स थे। देन कम्स टू भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। दैट इज द पार्ट ऑफ हमारे पास कि कैसे भक्ति और सूफिज्म कैसे स्प्रेड हुआ था, राइट। हम उसके टाइम पे पढ़ सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट में वुमेन्स का कोई खास रोल था, तो क्या रोल देखने को मिलता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम लिटरेचर्स, वेदास, उपनिषद, पुराणास, है ना, राइट, इवन पिटाकास, 3 पिटाका, अभिधाम पिटाका, विनय पिटाका, सूत्र पिटाका, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। अर्ली द्रविडियन पीरियड के अंदर क्या था लिटरेचर का, संगम पीरियड के अंदर क्या था, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका मेडिवल लिटरेचर के अंदर क्या ट्रेंड था, आर्किटेक्चर के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन में किस टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा था, ये सब टॉपिक्स आपके इसके अंदर बन जाते हैं। आर्किटेक्चर में एक स्पेशल टाइप आर्किटेक्चर हो गया आपका टेम्पल आर्किटेक्चर पे हम पढ़ते हैं। निगारा स्टाइल है, सारा स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, किस टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर। ऐसे ही केव आर्किटेक्चर में रॉकेट आपके टेम्पल बने हुए हैं, कोई गुप्ताज पीरियड में कैसा केव आर्किटेक्चर था, बुद्धिस्ट में कैसा था, जैनिज्म में कैसा था, ये पढ़ेंगे हम, ठीक। मेडिवल और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में भी हम मुगल स्टाइल में, सिख स्टाइल के अंदर, आपके प्रोविंशियल स्टाइल में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे किस टाइप की आपकी आर्किटेक्चर हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलोनियल और मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म का किस तरीके से कल्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा है, उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं अभी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं आपका की पर्सनैलिटीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, है ना। हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं कि अलग अलग लोगों के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इवन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होता। अब ये देखो इंटेलेक्चुअल थॉट है ना, रिजेंबल कर पा रहे हो। मेंस वाले सिलेबस में क्या लिखा था सबसे पहले, कि ऐसा नहीं है कि रोट लर्निंग है, डेटा फैक्ट्स को याद करना है, उसी को लिख देना है, आपको इंटेलेक्चुअल इन डेप्थ देखना है। और वो इंटेलेक्चुअलिटी आएगी कहां से, यहां से आएगी, ठीक है ना। यू हैव टू डू दिस। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इवेंट जो है आपके, एक तो हम देखते हैं 1857 से पहले वाले टाइम पे क्या चल रहा था और 1857 के बाद वाले टाइम पे क्या चल रहा था, एक मोटा मोटा डिवीजन करके देखते हैं। लेटर मुगल्स, है ना, रीजनल पावर्स, कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर, एंग्लो पंजाब, इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, ब्रिटिश की इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। देन हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई 1857 तक आते आते ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद लगभग 100 साल का टाइम पीरियड है, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ऐसी अपराइजिंग ब्रिटिश के अगेंस्ट देखने को मिली। दैट इज समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857,
कि उसके क्या स्पेसिफिक कारण थे, सप्रेशन क्यों हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस रिवोल्ट के, है ना, कौन से एक्ट इस रिवोल्ट के बाद आना शुरू हुए। और फिर हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पे बात करते हैं कि 1858 से 1905 का जो पीरियड है जिसमें नेशनलिज्म उभर के सामने आने लगा, अलग अलग फॉर्म में आने लगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ कंट्री का, रेलवे का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन का रोल हम देखते हैं, हम प्रेस का रोल देखते हैं, है ना, इंडिया की पास्ट रीडिस्कवरीज जिसके ऊपर इंडियंस ने प्राउड फील करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो हमें यही बताया जा रहा था वी आर द व्हाइट मैन्स बर्डन, लेकिन बाद में हमने जब हमारी अपनी आर्किटेक्चर हिस्ट्री सामने आई तो हमें पता लगा कि वी वर एट द गुड पोजीशन। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर मॉडरेट्स की टाइम क्या था, है ना, एक्सट्रीमिस्ट का टाइम क्या था, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट के बारे में हम पढ़ते हैं, और हमारे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मॉरलेमेंट और रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही थी उसका हम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल जो इंपैक्ट आ रहा था उससे हम कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे, है ना, तो वो चीजें भी आती हैं यहाँ पे। देन 1919 टू 1939 हमारे पास जो पीरियड आता है उसमें मास नेशनलाइजेशन आता है ना, जिसमें हम देखते हैं रॉलेट एक्ट, है ना, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गांधी, उनके आइडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सफराजिस्ट, नो चेंजर, प्रो चेंजर, है ना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, कॉमनवेल्थ अवार्ड, पूना पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि लेटर ऑन हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम टू 1939 से 1947 का पीरियड, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2, अगस्त ऑफर क्या आया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम, है ना, पीपल्स स्ट्रगल, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेवल प्लान के बारे में जानेंगे, है ना, आईएनए और सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था, कैबिनेट मिशन का क्या रोल था, है ना, और आपका इंडिपेंडेंस के साथ साथ हम पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब पाकिस्तान अलग हो गया है तो उस टाइम पे क्या चल रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट में। फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला रीजन। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर क्या होगा हमारे पास भाई, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया के अंदर बड़े सारे स्ट्रगल थे। जब ब्रिटिश गए तो इंडिया तो स्ट्रगलिंग स्टेज के अंदर ही था। तो हम ये देखते हैं कि हमारी नेशन बिल्डिंग कैसे हुई। इवन एट दैट टाइम 1947 में एवरीवन वाज थिंकिंग कि पार्टीशन हो गया है और अब इंडिया और पाकिस्तान शायद ही सर्वाइव करेंगे। पाकिस्तान तो वो जाने हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सर्वाइवलिटी हमारी जिम्मेवारी थी। तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे, उनको मर्ज करना था, रीऑर्गेनाइजेशन करना था, ऑफिशियल लैंग्वेज के इश्यूज थे, ट्राइबल कंसोलिडेशन था, रीजनल एस्पिरेशंस थी, फॉरेन पॉलिसीज में नॉन अलाइंग मूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं ना, पंचशील पे हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान चाइना इनके साथ वॉर हो रहे हैं, हमारी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज आ रही हैं, है ना। फिर हमारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें हम ग्रीन रिवोल्यूशन पे भी काम कर रहे थे, हम ऑपरेशन फ्लड पे काम कर रहे हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। अल्टीमेटली 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया 2 बार आजाद हुआ है, 1947 और 1991। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारी पॉलिटी सिस्टम कैसे चल रहा था, वन पार्टी सिस्टम कैसा था, एरा ऑफ डोमिनेंस था, अपोजिशन कैसे इमर्ज हुई थी, क्राइसिस कैसे आए थे डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर, कई बार सरकारें गिरी हैं, कई बार इमरजेंसी लगी है, तो आप सब वो पढ़ते हो, है ना। फिर वहां के सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं हम कि इंडिया का वुमेन जो था सेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस कैसा चल, कैसे वुमेन्स के राइट जो हैं वो उभर के सामने आने लगे, राइट। आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने साइंस एंड टेक के अंदर कैसे इसरो का हम ग्रोथ देखते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही थी। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो आप। इन केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आप क्या पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप रेनेसा, है ना, सी रूट, रिफॉर्मेशन, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोपियन नेशंस की, नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। इसी तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये कैसे राइज हुआ था, इसकी बिल्कुल सब टॉपिक टू माइक्रो टॉपिक भी मैंने लिखे हुए हैं। कॉलोनियलिज्म के बारे में है, इंपीरियलिज्म की एज के बारे में, इंपीरियलिज्म एशिया के अंदर कैसे फैला, कॉलोनियलिज्म का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम, ये सब चीजें इसके अंदर आती है।
वर्ल्ड वॉर वन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वर्ल्ड वॉर वन से पहले सिचुएशन क्या थे, क्या क्राइसिस के कारण थे, क्या आपका पोस्ट लेनिन रशिया रहा था, ये सब चीजें जानते हो आप। फिर वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में किस तरीके से वर्ल्ड बिहेव कर रहा था, यूएसए कैसे स्ट्रॉन्ग होता चला गया था, और फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कैसे आउटब्रेक हुआ, कैसे यूएस की एंट्री होती है, कैसे आपका ग्लोबल नेचर वॉर का चलता चला जाता है और आफ्टर इफेक्ट उसके क्या होते हैं, राइट। ये सब चीजें आप जानते हो। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन जो हुआ, भाई कॉलोनी तो बनी हुई थी, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हो गए, तो वो किस तरीके से हुआ, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, क्यूबन क्राइसिस, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी करते हो वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर आपको पता है GS1 के अंदर आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है। अब सोसाइटी एस्पेक्ट के अंदर क्या था, सोसाइटी के अंदर एक तो हमारे पास सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया की इतनी ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे आपको देख रहा होगा नीचे टिकर पे यूपीएससी मेंस में ADC है ना। तो एक्चुअली यूपीएससी मेंस जो आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर 2025 मेंस के लिए डेडिकेटेड सेशंस आपके आंसर राइटिंग, इवेल्युएशन, आंसर इंप्रूवमेंट, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यू कैन कंसिडर दिस, यू कैन रजिस्टर ओवर देयर, है ना। आपको लिंक जो है वो दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे। तो इंडियन सोसाइटी में कास्ट, लैंग्वेज, सोशल, रिलीजन, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी, कल्चर, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। यूनिटी के बारे में बात करते हैं, प्लूरलिज्म के बारे में बात करते हैं, फैमिली सिस्टम के बारे में बात करते हैं, है ना। व्हाट इज द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के रोल को देखते हैं। वुमेन के डिफरेंट एस्पेक्ट, कैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे वुमेन अपलिफ्टमेंट में हमें हेल्प कर रही हैं, क्या आती हैं प्रॉब्लम्स वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सब चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वुमेन का वहां पे क्या रोल रहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा है, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। देन कम्स टू पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज, दैट इज बेसिक डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। कैसे पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ इंडिया के अंदर, कैसे पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर से आपकी कन्वर्ज होती चली गई, कैसे आपका पॉपुलेशन के साथ चैलेंजेस हुए, कैसे हमारी डेमोग्राफी फेवर में है, कैसे आपका अपस्किलिंग नहीं हो पा रही है लोगों की, आपकी पॉपुलेशन एजिंग इंडिया के अंदर किस तरीके से होगी, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करते हैं। मल्टीलेटरल पॉवर्टी जो लाइंस हैं उनकी मेजरमेंट कैसे होगी, बीपीएल कैसे डिफाइन होता है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम इंडिया में क्यों है, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे सोशल एस्पेक्ट होता है। अब सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका अर्बनाइजेशन के अंदर रह रहा है, तो अर्बनाइजेशन और उनकी अपनी प्रॉब्लम, उनकी रेमेडीज, वो भी हमारे पास सोसाइटी के अंदर आता है। तो चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, चाहे वो आपका लोकल बॉडीज की गवर्नेंस हो, चाहे वो आपका बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका ड्रेनेज सिस्टम की एडजस्टमेंट हो, ये सब चीजें, एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज हो, ये सब चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। देन ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कि जब ग्लोबलाइजेशन में कुछ चेंज आता है, जैसे हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर डोमिनेट हो रहा है, तो ये वेस्टर्न कल्चर का क्या मतलब है, कैसे डोमिनेट हो रहा है, ऐसे कैसे कोई कल्चर हमारे ऊपर डोमिनेट कर सकता है। दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। देन कम्स कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, देन सेकुलरिज्म, ये सब हमारी सोसाइटी की एस्पेक्ट है। हम कैसे कम्युनलिज्म, उसका कैरेक्टर क्या है, इंडिया के पास्ट में कैसे कम्युनलिज्म रहा था, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट कितनी बार आपको सुनने को मिलता है कि जब भी लैंग्वेज की बात आती है, कितनी वीडियोस आप अभी भी देखते हो कि नहीं मराठी बोलना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे हो तो हिंदी बोलना पड़ेगा, यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका रीजनलिज्म, है। सो दैट इज बिकमिंग डोमिनेटिंग, अभी भी है। सेकुलरिज्म कैसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, क्या इंडिया अभी भी एक सेकुलर सोसाइटी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हम फुल्ली सेकुलर क्यों नहीं हो पाए हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। फिर GS1 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम डिवीजन करते हैं, पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी जो कि बात करता है अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में, कैसे अर्थ इवॉल्व हुई थी, माउंटेन रेंजेस, प्लेटू, प्लेन एरिया सब कैसे बने हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, रॉक्स कैसे बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक क्या होती हैं, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक मूवमेंट क्या होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या कहता है। ऐसे ही फिर आता है ओशियनोग्राफी, जिसमें ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन की फॉर्मेशन, ओशियन के वाटर मूवमेंट, है ना, ओशियन के डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्सो कम्स विद क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, है ना, इट इज मिसिंग क्लाइमेटोलॉजी हियर।
जिसमें आप क्या करते हो, एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर, रेनफॉल, साइक्लोन, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो, राइट, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। देन कम्स बायोज्योग्राफी या सॉइल ज्योग्राफी, जिसमें हम सॉइल के बारे में, सॉइल की फॉर्मेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल इरोजन, उनके कंजर्वेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले क्या हुआ करता था, जैसे सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, ऐसे टॉपिक ऐसे लगते थे कि यार ये तो बहुत ही जनरल का टॉपिक है सर, इसमें क्या पढ़ने का है। लेकिन इस टाइप के टॉपिक्स पे ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मेंस में, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़े। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, रिसोर्सेज के बारे में, लैंड एज अ रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, है ना, वो सब पढ़ते हो। फिर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करते हो, उससे पहले आप देखते हो कि रॉ मटेरियल कहां से आएगा, मार्केट, लेबर, ये सब, क्योंकि ये फैक्टर है ना जो इंडस्ट्री के लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, है ना। एंड देन कम्स टू व्हाट, कि सर कुछ इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना हम इंडिया के रेस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, वोल्केनोस हो गया, पढ़ते हैं ना इंडिया के एस्पेक्ट में भी, देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में कितने साइक्लोन आएंगे, इंडिया में कौन सा एक्टिव वोल्केनो है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया की सॉइल, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। जब हम बार बार बोलते हैं ना डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी, क्या मतलब इस डेमोग्राफी का, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, सेंसस कैसे काम करते हैं, क्या सेंसस हमें कह रहा है। जैसे 1921 का सेंसस कहता था, फर्स्ट एंड लास्ट था कि भाई पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, नहीं तो उसके बाद में पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई है, तो ये सेंसस हमें बताते हैं, है ना। ऐसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज कैसे एस्टेब्लिश हो रही हैं, कौन सी हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे डोमिनेटिंग कर रही है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर आता है आपका जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस, ये आपका पेपर देखने को मिलता है। इसमें अब क्या फ्रेगमेंटेशन, जब आप बात करते हो तो आपके पास मल्टीपल पिलर आते हैं। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, हिस्टोरिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बन गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना बड़ा बेस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आप यहां पढ़ते हो। बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हो, अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हो, आप कंपैरिजन करते हो इंडिया का ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, कि वो रिटन नहीं है, हमारा रिटन है, वहां पे प्रेसिडेंट जो है आपका बेसिकली मोनार्कियल सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है डेमोक्रेसी। तो ये कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है। मल्टीलेटरल गवर्नमेंट है, यूनिलेटरल गवर्नमेंट है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। फेडरलिज्म में हम पढ़ते हैं, क्वासी फेडरल है, ये सब। फिर हम गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और आपका लेजिस्लेशन अलग है ना। फिर ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है, सेंटर स्टेट के बीच में कैसे डिवीजन होता है ना, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है इसके अंदर, है ना। फिर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस की बात करते हैं, कि गवर्नमेंट जो है आपका वो वेरियस डेवलपमेंट इश्यूज पे किस तरीके से वेरियस सेक्टर पे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखते हो कि हमारे पास एनजीओ, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपके डोनर्स हैं, चैरिटी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। ये सब किस तरीके से, क्या क्या डिजाइन है इनका, क्या स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशंस का, ये पढ़ते हो आप। फिर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करते हो, है ना, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हो, और आपके इंटरनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ते हो। तो लेट अस सी कि पॉलिटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें क्या पढ़ते हो आप। देखो हिस्टोरिकली आप देखते हो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उससे लेके आप 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक कैसे चले, और उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, है ना। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे पास हुए थे, रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, फेडरल है, यूनिटरी है, क्या सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेंडमेंट कैसे होती हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू, आपका सिंगल सिटीजनशिप, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीजें आप पढ़ते हो उसमें। फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है डॉक्ट्राइन्स, जजमेंट, केसेस, जो कि केशव नंदा भारती केस है ना, आप पढ़ते हो। तो कितना बड़ा चेंज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक केस की वजह से देखने को मिलता है। आप उसका फंक्शन को पढ़ते हो, जैसे 7th शेड्यूल को पढ़ते हो, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को पढ़ते हो, है ना। आप इसी तरीके से उसके फाइनेंशियल फंक्शंस को पढ़ते हो। अभी देख लो, रिसेंटली क्वेश्चन आया था पिछले साल, और यूपीएससी ने गलत क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इनटू बोथ द हाउसेस, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर लिखा था। तो आप पढ़ते हो ना इन डिटेल्स के बारे में, कौन से आर्टिकल में आएगा, ये सब पढ़ते हो आप। फिर कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस, कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल में क्या स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल है, कैसा फेडरल है, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या है,
हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे हैं, फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट के बीच में कैसे हैं, ट्रेंड जो है आपका कैसा है सेंटर और स्टेट के बीच का, वो सब पढ़ते हो आप, है ना। इंटर स्टेट आपके काउंसिल्स हैं, आपके सेकंड ARC रिपोर्ट है, वो सब चीजें आप पढ़ते हो। आप ये वाटर डिस्प्यूट के बारे में देखते हो, तो ये सब आप अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखते हो, तो दीज आर द थिंग्स। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि देखो हमारी हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट है, तो पावर का डिवोल्यूशन तो है ही, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो है नहीं कि एक हाथ में पावर है, सब कुछ वहीं से चल रहा है, नो। तो आप वहां पे भी 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, पंचायती राज डेवलपमेंट, नीति आयोग, ये सब के बारे में पढ़ोगे। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। फिर आपका क्या आता है, RTI, PIL, इन सब के बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो, आप ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ते हो। फिर आप यहाँ पे कुछ स्कीम्स के थ्रू कंपैरिजन करते हो कि भाई हमारा रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, हमारा यूनिटरी बायस सिस्टम देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सिंथेसिस जो है हमारे पास सॉवरेनिटी, जुडिशरी, सुपरमेसी, इसका देखने को मिलता है, राइट। सेकुलर स्टेट है, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या कहते हैं, कब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। दीज आर ऑल आर इन योर सिलेबस। प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे हो सकता है, सरकार कैसे गिर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास आउट होता है ना। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे तो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी। स्टेट लेवल पे भी पढ़ोगे आप गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीट। जुडिशरी के अंदर 3 टायर सिस्टम, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जुडिक्शन किस तरीके से होता है, वो सब चीजें आप अंडरस्टैंड करते हो, पढ़ते हो डिटेल। देन इट कम्स टू कि आपकी मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सेक्रेटरी, ये सब। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ते हो। प्रेशर ग्रुप में क्या होगा, अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकते हैं आपके, है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं आपके। आपका किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स फंक्शन करते हैं, उनका रोल क्या होता है सोसाइटी में, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, ये सब चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है ना। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब, CAG, है ना, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सब की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, दीज ऑल आर इन योर सिलेबस, ये सब चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। फिर आपकी स्टैट्यूटरी या क्वासी जुडिशियल या रेगुलेटरी बॉडीज आती है, मैंने लिस्ट दी हुई है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है भाई। आप फॉर एग्जांपल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, CBI के डायरेक्टर, लोकपाल, लोकायुक्ता, इन सब के बारे में पढ़ते हो ना आप। सो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। देन इट कम्स टू सोशल जस्टिस वाला पार्ट, जो कि GS2 का पार्ट है। सोशल जस्टिस में क्या पढ़ोगे आप, सर सोसाइटी के बारे में ही बात करेंगे कि भाई आपकी SC ST माइनॉरिटी, चिल्ड्रंस, डिसेबल वुमेन, इनके लिए क्या स्कीम्स आती है ना, क्या लॉज हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, SC है तो उनके लिए क्या राइट्स हैं, डिसेबल्ड है उनके लिए क्या राइट्स हैं, ST के क्या राइट्स हैं, माइनॉरिटी के लिए क्या है, वुमेन चिल्ड्रंस के लिए क्या है, एल्डरली के लिए। जैसे आपका मेंटेनेंस और वेलफेयर फंड बना हुआ होता है, एक एक्ट के थ्रू एक फंड बना दिया इसके अंदर एल्डरली को पेंशन मिलती है, इज इट बाइंडिंग, नहीं है, चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें पढ़ोगे आप। फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे बात करोगे आप, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी क्या कहती है, 12th 5-year प्लान क्या कहता था हमारे पास, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिजीज बर्डन इंडिया के ऊपर कैसा है, WHO हमारे हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या बात करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, इंडिया का हेल्थ इंफ्रा कैसा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। सिमिलरली एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो हेल्थ, एजुकेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर पॉवर्टी एंड हंगर पे बात करेंगे, रिलेशन क्या है पॉवर्टी और हंगर का, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉवर्टी एंड हंगर का, किस मैग्नीट्यूड तक हम पुअर हैं, पॉवर्टी है लोगों के अंदर, हंगर है लोगों के अंदर, ये सब बात करेंगे, ठीक है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फूड, न्यूट्रिशन, हंगर, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर आता है आपका गवर्नेंस वाला पार्ट। गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज को गवर्न कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पॉलिसी इंटरवेंशंस, हेल्थ में क्या कर रहे हैं हम, जेंडर डिस्पैरिटी में, एजुकेशन में, पॉवर्टी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, इन सब में हम क्या कर रहे हैं, इश्यूज जो अराइज आउट हो रहे हैं उनके डिजाइन में, इंप्लीमेंटेशन में, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मेन स्कीम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट स्कीम, स्मार्ट सिटी, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन स्कीम्स के बारे में आप पढ़ते हो यहाँ पे,
ठीक है। सो देयर लॉट ऑफ स्कीम्स जो हमारे पास गवर्नमेंट चला रही है अलग अलग एरियाज के अंदर। एनजीओज काम कर रहे हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं, ट्रस्ट काम कर रही हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ोगे। गेटिंग इट? देन इट कम्स टू गवर्नेंस के अंदर क्या होता है। हम कई बार बोलते हैं गुड गवर्नेंस, क्या एस्पेक्ट है, क्या बैरियर है, ई गवर्नेंस में क्या बैरियर है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, होना बाइंडिंग है, नहीं है तो क्यों है ना, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। एंड देन इट कम्स टू कि आपकी सिविल सर्विसेज, आपका डेमोक्रेसी, ये क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी का, सिविल सर्वेंट का कितना रोल होता है एक सोसाइटी को रेजिलिएंट बनाने के लिए, उसके बारे में आप बात करते हो। इंडियन सिविल सर्वेंट्स कैसे सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हो। ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सेकेंड ARC रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं साथ, उनके बारे में पढ़ोगे आप, सबके साथ हमारे किस टाइप के रिलेशन है, यू नो वेरी वेल बट स्टिल यू आप पढ़ोगे। उसके अलावा क्या होगा हमारे पास, इंडिया की मेजर डॉक्ट्राइन क्या रही है, नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या था, क्या थी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, क्या थी गुजरात डॉक्ट्राइन, क्या थी हमारी लुक ईस्ट एक्ट टेस्ट पॉलिसीज, इनके बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे हैं, यूएस के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, शार्क है, ब्रिक्स है, ससेक है, बिम्स्टेक है, BBIN है, SCO है, इन G20 है, इन सब के साथ में APEC है, हमारे इनके साथ में किस टाइप के रिलेशन है, किस टाइप की अचीवमेंट है, किस टाइप की मेंबरशिप है इंडिया के इसके अंदर, ये पढ़ोगे आप। देन इट कम्स टू बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट भी हैं जो हमें इंटरनेशनली अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने इस टाइम प्रीलिम्स में, ठीक है ना। देन ग्लोबल ट्रेड वॉर, सीरियन क्राइसिस, UN रिफॉर्म्स। फिर इंडिया का डायस्पोरा कहाँ कहाँ रहता है, अब यूएस में रह रहे डायस्पोरा पे ये ट्रंप ने बोला कि इंडिया में पैसा भेजोगे 5% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये सब चीजें आप पढ़ते हो। LM सिंघवी कमेटी जो बनी थी इंडियन डायस्पोरा पे, क्या रिकमेंडेशन दी थी उन कमेटीज ने, इन सब के बारे में बात करो, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, UN और UN के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, हम चाहते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप हमें मिल जाए तो उसके बारे में हम फाइट करते हैं। IMF है, IMF के बारे में हम बात करते हैं, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म फोरम के बारे में बात करते हैं, कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर द इंटरनेशनल बॉडीज जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करोगे। फिर आता है GS3 में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी तो इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, पोर्ट में, इन सब में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, साइंस एंड टेक में हमारे इकोनॉमिकल अप्लायंसेस या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कितना है। देन कम्स टू एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी है ना, टेररिज्म, जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है ना। तो ये सब चीजें हमारे पास किस में आती हैं, GS पेपर 3। तो इकोनॉमी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में एक तो आप प्लानिंग के बारे में पढ़ते हो भाई, 5 ईयर प्लान्स कैसे थे, फिर 5 ईयर प्लानिंग, जो प्लानिंग कमीशन गया, नीति आयोग आया, उसने कैसे रिफॉर्म्स किया, उसने क्या चेंजेस वो लेके आए, ये सब चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। आप देखते हो कि हमारे पास क्या है, इंडिया के पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स, क्या नीति आयोग है, क्या आपकी प्लानिंग कमीशन था, क्या शॉर्ट कमिंग्स प्लानिंग कमीशन की रह गई थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे। और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, FDI क्या होता है, FII क्या होते हैं, बोरोइंग क्या होता है, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे देखोगे, जॉबलेस ग्रोथ, प्रो पुअर ग्रोथ, क्या बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ है, डायमेंशंस क्या है ग्रोथ के, स्टेट का रोल क्या है ग्रोथ के अंदर, मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या होती है, इन सब के बारे में बात करोगे। एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, रूरल में कैसा एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन में कैसा एम्प्लॉयमेंट है, पार्टिसिपेशन हमारे पास रेट क्या है, क्यों लैक कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट में, स्किलिंग कैसी है, स्किलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। देन कम्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या नीड है हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के, क्या इंडिकेटर है इंक्लूसिव ग्रोथ के, 12th 5 ईयर प्लान और इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या इंटर रिलेशन था। देन गवर्नमेंट की बजटिंग के बारे में पढ़ोगे आप, है ना। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसीट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना। फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, FRBM एक्ट क्या है ना, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर कैसे हुए, रैशनल थे, इरेशनल थे, क्या इंपैक्ट हुए, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इंप्लीमेंटेशन हुए, इफेक्ट जो है आपके पास अर्बनाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, इन सब की इंपैक्ट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है। फिर
हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसे चेंज हुई, 1991 में क्या हुआ, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, मार्केट के अंदर हमारे पास बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश किया गया, चाहे वो एनर्जी का हो, पोर्ट का हो, रोड का हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, इन सब में बात करेंगे, है ना। और क्यों हमारे पास मेक इन इंडिया जो है उसको अभी फोकस किया, हम पहले से इंडिया में चीजें क्यों नहीं बना रहे थे, इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे बात करोगे आप, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, एफडीआई आ सकती है, एफआईआई आ सकती है, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एफडीआई कितना अलाउ है, ग्रीन है, रेड है, क्या फ्लैग्स हैं उसके ऊपर, है ना। 100% एफडीआई है या नहीं है, तो किस सेक्टर में है, किस में नहीं है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे। और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का बहुत गहरा नाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो आप देखोगे मेजर क्रॉपिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रीजन किस किस एरिया में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है क्रॉपिंग की। हालांकि एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस देखते हो, सोर्स क्या है, मोड क्या है, एनर्जी सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, रिवोल्यूशंस के बारे में फिर से आप बात करते हो, है ना। फिर एग्रीकल्चर का क्या इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करोगे, मार्केट रेगुलेशन के बारे में बात करोगे, स्टोर हाउस, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग आपका बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के लिए क्या स्कीम्स चल रही है ना। आपका नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन सब के बारे में आप जानोगे। फिर टेक्नोलॉजी का रोल कैसे फार्मर्स को एड कर रहा है, फार्मिंग को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है ना। इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। सब्सिडी कैसे मिलती है फार्मर को, किन किन चीजों पे सब्सिडी मिलती है, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं आपके पीडीएस सिस्टम के साथ में, पीडीएस सिस्टम के अलावा और क्या हम चला रहे हैं हमारे पास, जैसे ये आपका जो बेसिकली एमएसपी डिक्लेयर होता है उसके बारे में आप डिटेल डिस्कशन करोगे। तो ये सारी चीजें आपके किस में आ जाती हैं, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकल वाले पार्ट के अंदर। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बफर स्टॉक्स वो काफी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास हंगर है ना। हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। लोकेशन फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर फूड इंडस्ट्री कितना काम कर सकती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देन साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा क्या है, केमिकल्स इन फूड, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, है ना, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। देन आपके क्लीनिंग एजेंट जैसे शॉप वगैरह है, सिंथेटिक है, ग्लास है, वाटर सॉफ्टनर है, माइक्रोवेव ओवन, इन सब मतलब रिसेंट टेक्नोलॉजी, एआई, इसके बारे में बात करोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो। इंडिया की अचीवमेंट्स क्या है, ये अलग अलग मिशन मैंने दिए हुए हैं, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, हरगोविंद खुराना के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो इन पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर क्या होगा, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में हम कैसे डेवलप हुए, स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डिफेंस, न्यूक्लियर में हमारी क्या डेवलपमेंट। देन इट कम्स टू कि हमारे डिफरेंट फील्ड जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, डिफेंस के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे हो गए, तो उसमें हमारा कैसा परफॉर्मेंस है, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है उसमें हमारा कैसा परफॉर्मेंस है, हमारे पास जो बेसिकली जीआई टैग मिलते हैं या फिर आपका एवरग्रीनिंग देखने को मिलती है लाइसेंस की, हम जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक में। फिर आता है एनवायरमेंट की बात। एनवायरमेंट में आप पढ़ते हो कंजर्वेशन के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी के जेनेटिक्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन रूल्स क्या हैं, लेजिस्लेशंस क्या हैं, रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। फिर पोल्यूशंस के बारे में बात करते हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करते हो, ग्रीन हाउस इंपैक्ट के बारे में बात करते हो, यूट्रोफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, एसिड रेन, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, माइक्रो पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है पहले ईआईए होता है, तो क्या होता है, कैसे होता है, क्या पैरामीटर होते हैं। और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो आप इसमें कि भाई जब कोई डिजास्टर आए कैसे मैनेज करते हैं, क्या हमारे पास मैनेजमेंट देखने को मिलती है, कौन मैनेज करता है, हु इज अकाउंटेबल, ये सब चीजें देखते हो आप। फिर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होगा, जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है उसका कारण क्या है, क्या स्टेप्स लिए गए उसको रिड्यूस करने के लिए, नक्सलिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है, जेएनके का सेपरेटिज्म क्या है, राइट विंग टेररिज्म क्या देखने को मिलता है ना। और फिर इसके बाद में आपके कुछ बॉडीज हैं, कुछ लॉ हैं, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, है ना, एनआईए, ये सब
NCTC, तो इनके बारे में भी आप पढ़ते हो क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। फिर चैलेंजेस क्या है? साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट टू द साइबर सिक्योरिटी, इंडिया क्या स्टेप ले रहा है, साइबर वॉरफेयर क्या है ना? जैसे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तब भी हम कह रहे थे साइबर सिक्योरिटी को खतरा है। क्या होती है साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। देन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, प्रोसेस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, इंपैक्ट क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या है। इसके अलावा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी को मैनेज करना है ना, कोस्टल रेगुलेशंस करना, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पढ़ना, जैसे कि टेररिज्म, नक्सलिज्म है ना, इसके बारे में बात करते हैं। फिर आप डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, रो है ना, इन सब, IB, NIA, इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर आता है अभी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो कि बच्चा सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले लूज कर देता है। कितने सारे केसेस आप देखते हो कि कितने सारे करप्शन के केसेस आते हैं, तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स इंटीग्रिटी में क्या करेंगे, ह्यूमन इंटरफेस और एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एसेंस क्या है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्या डिटरमिनेंट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या हमारे पास एथिकल डायमेंशंस हो सकते हैं, पब्लिक एथिक्स क्या होती है, प्राइवेट एथिक्स क्या होती है, रोल एक बंदे का, एथिकल रोल फैमिली में क्या है, सोसाइटी में क्या है ना, डेवलपमेंट के अंदर क्या है, मोरल वैल्यूज जो हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर आप एटीट्यूड के बारे में बात करते हो। एटीट्यूड, स्ट्रॉन्गेस्ट एटीट्यूड रिफ्लेक्ट इन आवर बिहेवियर, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एटीट्यूड होगा मेरे बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, है ना? तो इसके ऊपर आप बात करते हो। बिहेवियर थॉट्स के बारे में बात करते हो। आप ये समझते हो कि कैसे एटीट्यूड बिहेवियर और थॉट्स को इंप्लीमेंट अफेक्ट कर सकता है ना? तो एटीट्यूड के डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में आप पढ़ते हो यहाँ पे। देन एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हो। एक सिविल सर्वेंट की फाउंडेशनल एप्टीट्यूड क्या होनी चाहिए, क्या होती है इंटीग्रिटी, क्या होती है नॉन पार्टनरशिप, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विंग द पब्लिक, ये सब क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है ना, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी होती है हमारे पास सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। देन कम्स टू जो कुछ फिलोसोफर हैं, कुछ थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, वर्ल्ड के भी, इंडिया के भी, जैसे गांधीयन फिलोसफी के बारे में पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, है ना। एंड देन एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भाई क्या प्रॉब्लम है, एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है, स्टेटस क्या है, क्या एथिकल डिलेमास आ जाते हैं। इवन यहाँ पे आपके केस स्टडीज आएंगे बहुत शानदार, कि जैसे आप अगर एक जिला की DM हैं और आपकी वाइफ मान लो या आपके हस्बैंड मान लो कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी उसी एरिया में स्कूल चलाते हैं, और स्कूल के अंदर PDS सिस्टम में फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। अब आप क्या करोगे, अब आपका प्राइवेट और पर्सनल पब्लिक ये एथिकल सिस्टम अलग हो गया है। यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू फोकस ऑन इट, है ना। तो एथिकल इश्यूज के ऊपर, एथिकल फंडिंग के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, मॉरल एथिकल गवर्नेंस के ऊपर, इन सब चीजों पे बातें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आती है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। पब्लिक सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी, फिलोसॉफिकल आइडियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये सब के ऊपर बात करते हो आप, है ना। अब ये पेपर करने के बाद में भैया आपका बचता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। आई एम द पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट द ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू नो डिटेल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, डू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। और अगर आपका कोई और ऑप्शनल है तो आई विल रिक्वेस्ट फैकल्टीज टू मेक वीडियो ऑन दोज ऑप्शनल्स, डू लेट अस नो। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस जो कि UPSC प्री प्लस मीन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल बी अपलोडिंग वीडियो। इफ यू नीड इट, आपका PDF चाहिए तो आप मुझे बता देना, आई विल शेयर द PDF। एंड कपिल सर ज्योग्राफी इज द इंस्टा हैंडल। और यहाँ पे मैं आप बता चुका हूँ आपको, UPSC मेंस के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो 2025 के लिए, सो इट इज देयर, एनरोल योरसेल्फ एंड एंजॉय द जर्नी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। एंड इफ यू ऑल्सो नीड शेड्यूल कि एक अगले साल पे सर ये सिलेबस है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो भी आप बता देना, आई विल मेक अनदर वीडियो कि कैसे शेड्यूलिंग की जाए, क्या वे होना चाहिए 2026 के लिए। ओके, थैंक यू।